तारे ज़मीं पर एंड सीक्रेट सुपरस्टार दोनों ही हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट टीयर जर्कर्स हैं। टीयर जर्कर मतलब बेसिकली कोई भी पीस ऑफ आर्ट जो हमें रुलाए। बट ये ऐसा करती कैसे हैं? सही बताओ तो दोनों फिल्में काफ़ी सिमिलर लेवल्स पे वर्क करती हैं। हाँ हाँ, दोनों फिल्में आमिर खान प्रोडक्शंस की हैं। दोनों में टैलेंटेड बच्चों को अपोज करते हुए दुनिया के सबसे कमीने बाप हैं। ओके, सेकंड मोस्ट कमीने। माँ का इमोशनल एंगल गाइड करता हुआ आमिर खान, जेंजी फ्रस्ट्रेशन, हाँ ये सब तो सिमिलर है ही। बट ऑन अ डीपर लेवल इन दोनों फिल्मों में जो टेक्निक्स हमें रुलाने के लिए यूज की जाती हैं वो भी काफी सिमिलर हैं। एंड दैट इज सिंपैथी एंड एम्पैथी। दोनों सिमिलर वर्ड्स ही साउंड करेंगे जस्ट लाइक द टू फिल्म्स, बट दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। जस्ट लाइक द टू फिल्म्स, सिंपैथी का मतलब होता है दूसरे के इमोशंस समझना, वही एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के इमोशंस फील करना। मींस सिंपैथाइज करते वक्त हम अपनी नजरों से दूसरे इंसान की सिचुएशन समझते हैं और एम्पैथाइज करते वक्त हम उस इंसान की नजरों से उसकी सिचुएशन फील करते हैं। दोनों फिल्में पहले हमें सिंपैथाइज कराती हैं एंड फिर एम्पैथाइज। इसे दोनों फिल्मों के बेसिक आइडिया से समझो। तारे ज़मीं पर की बात करें तो फिल्म एक टैलेंटेड बच्चे की चैलेंजिंग कहानी बता के ये समझाती है कि कैसे हर बच्चे का अपना एक यूनिक पाथ होता है। वहीं सीक्रेट सुपरस्टार एक टैलेंटेड बच्चे की चैलेंजिंग कहानी बता के ये समझाती है कि अपने सपने के साथ साथ उन लोगों को भी करीब रखना जरूरी होता है जो उन सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस यही होगा कि ईशान मेंटली चैलेंज्ड होता है, वहीं इंसिया फिजिकली। हाँ, ईशान का बाप भी उसके लिए एक ऑब्स्टिकल था, पर यहाँ मैं कोर ऑब्स्टिकल की बात कर रहा हूँ। ईशान का बाप भी आखिर इसलिए रूड होता है क्योंकि वो उसकी कोर दिक्कत डिसलेक्सिया नहीं समझ पाता, जो कि फिल्म के एंड तक समझने के बाद वो अच्छा हो जाता है। बट इंसिया के केस में उसका बाप ही सारे ऑब्स्टिकल्स की जड़ होता है। तो तारे ज़मीं पर में नोटिस करो कि फिल्म का नैरेटिव दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम ईशान का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वो स्कूल में क्या करता है, घर में क्या करता है, उसका अपने पेरेंट्स से रिश्ता, अपनी आर्ट से रिश्ता। इवन बोर्डिंग स्कूल में भी 2 बैक टू बैक सॉन्ग सिर्फ उसके मेंटल स्टेटस को डेडिकेटेड है। यानी इस हिस्से में हम ईशान से सिंपैथाइज कर रहे हैं, हमें उसकी सिचुएशन पे तरस आने की वजह से रोना आता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मेरी माँ गाना है, जहाँ हम श्योर अच्छों के आंसू निकल गए होंगे। फिल्म देखते वक्त इस गाने में एज अ व्यूअर हम इसीलिए इमोशनल होते हैं क्योंकि हमें ईशान की हालत पे पिटी होती है, यानी तरस आता है। ऑफ कोर्स अगर इस गाने को अलग से सुनो तो इमोशंस पर्सनल हो जाएंगे, बट फिल्म देखते वक्त हमारे इमोशंस ईशान की बिगड़ी सिचुएशन पर ही फोकस्ड होते हैं। एंड ये ध्यान दो कि किसी भी इंसान पे पिटी करना उस इंसान की सिचुएशन को एज एन ऑब्जर्वर देखना होता है। यानी अल्टीमेटली पिटी इज अ फीलिंग जो ऑब्जर्वर को सफरर से एक इमोशनल डिस्टेंस पे फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एसिड अटैक विक्टिम की कहानी सुनते हैं तो हमें उन पे दया आती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो चीज हमारे साथ नहीं हुई होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने वो चीज खुद एक्सपीरियंस की होती तो हमें दया आने के बजाय उनका दर्द महसूस होता। सिमिलरली स्टोरीज में अगर कोई भी ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन इंट्रोड्यूस की जाती है जो हमने कभी नहीं झेली तो एज एन ऑडियंस हम कैरेक्टर पे तरस खा के ही इमोशनल होते हैं। तारे ज़मीं पर का पहला हिस्सा ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन से भरा है। दैट इज ईशान के टीचर से लेके उसके माँ बाप तक का उसको ना समझ पाना, एट द सेम टाइम उसका यूनिक डिजीज। एंड एज आई सेड, मेरी माँ गाने में ये ट्रेजेडी फुल गियर में दिखाई जाती है। मेरा पॉइंट ये है कि तारे ज़मीं पर का पहला हिस्सा पिटी यानी दया के इमोशन के थ्रू हमें सिंपैथाइज करता है। बम बम बोले गाने से फिल्म का दूसरा हिस्सा आता है, जब राम शंकर निकुम की एंट्री होती है। यहाँ से हम निकुम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को देखना शुरू करते हैं। ईशान स्कूल में क्या करता है, घर में क्या करता है, उसका पेरेंट्स से रिश्ता, अपनी आर्ट से रिश्ता, ये कुछ पहले हिस्से की तरह ही साउंड कर रहा है। इसका मतलब फिल्म के दूसरे हिस्से को पहले हिस्से की तरह ही हमें सिंपैथाइज करना चाहिए, राइट? रॉन्ग, क्योंकि फिल्म के दूसरे हिस्से में एक नया एंगल इंट्रोड्यूस होता है जो इसे पहले हिस्से से अलग बनाता है। एंड दैट इज ईशान की ट्रेजेडी को जनरलाइज करना। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ हर बच्चे को डिस्लेक्सिक बताया गया है, बट मेरे हिसाब से ये वो हिस्सा है कहानी का जहाँ फिल्म ईशान की स्टोरी को एलिवेट करके अपनी टैगलाइन पे आती है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। इस हिस्से में फिल्म के टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन को सिर्फ एक डिस्लेक्सिक बच्चे की ट्रेजेडी से हटाकर हर बच्चे के चैलेंजेस पर शिफ्ट किया है। एंड ये शिफ्ट थ्रू द कोर्स ऑफ सेवरल सीक्वेंसेस विजिबल रहता है। जैसे निकुम की स्टाफ रूम कॉन्वर्सेशन ले लो, ये वन ऑफ द पहला सीन होगा फिल्म में जहाँ ईशान की पर्सनल ट्रेजेडी से हटकर जनरली बच्चों के बारे में बात की गई है। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। यानी इस कॉन्वर्सेशन में हम सिर्फ एज अ रिएक्टर नहीं बल्कि एज अ विक्टिम भी जुड़ गए हैं। आई मीन अभी तक जो भी पिटी, दया वगैरह जैसे इमोशंस हमें रुला रहे थे वो हम एज अ रिएक्टर फील कर रहे थे। दैट इज, हम इस फिल्म में दिखाई गई रियलिटी को अपनी रियलिटी से नहीं जोड़ रहे थे। बट इस सीन में जब बच्चों के एक जनरल स्टेट के बारे में बात हुई तो हम एज अ विक्टिम फील करके इस सीन में दिखाई जा रही रियलिटी को इंस्टेंटली अपनी रियलिटी से जोड़ लेते हैं। एंड अगेन, विक्टिम से मेरा मतलब सिर्फ सिस्टम से पीड़ित यंगस्टर्स नहीं बल्कि ऐसी सोच से पीड़ित सोसाइटी भी है। नॉट ओनली विक्टिम ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो विक्टिम ऑफ सच माइंडसेट। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ सिर्फ सफर करते बच्चे ही नहीं बल्कि हर वो इंसान जो सोसाइटी के इस माइंडसेट से फेड अप हो चुका है एज अ विक्टिम फील करेगा।
अब इस सीन में तो सिर्फ जनरल एस्पेक्ट के बारे में बात की है। आगे निकुम ईशान को पनिश देखता है, राजन से उसके बारे में पूछता है और फिर उसकी कॉपीज चेक करता है। यानी इन 3 सीन्स में हम वापस ईशान की पर्सनल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। बट आने वाले सीक्वेंस की बात करें तो ये इन दोनों एस्पेक्ट्स को लिंक कर देता है। एंड गेस व्हाट, ये भी वही सीक्वेंस है जहां अगेन अच्छे अच्छों के आंसू निकल गए होंगे। सी तारे ज़मीं पर के टाइटल ट्रैक में हमें सिर्फ इन मेंटली चैलेंज बच्चों की लाचारी पे रुलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। एज आई सेड, यहाँ पे पर्सनल से जनरल का गैप कवर किया जा रहा है। दिस इज द सीक्वेंस जहाँ फिल्म ईशान से उठ के हर बच्चे के चैलेंजेस नरेट करती है। यानी यहाँ उस इमोशनल डिस्टेंस को कवर किया गया है जो पहले हिस्से में पिटी वाली सिंपैथेटिक फीलिंग से क्रिएट हुआ था। इसको सॉन्ग की एडिटिंग से समझो। पहले हम ट्यूलिप स्कूल के मेंटली चैलेंज बच्चों के विजुअल्स देखते हैं, फिर योहान का टेनिस मैच एंड फिर निकुम का ट्रैवल। ट्यूलिप स्कूल के बच्चों को देख के मैं भी वही सिंपैथी फील होगी जो ईशान की ट्रेजेडी देख के हो रही थी। बट द फैक्ट के सॉन्ग में एक नॉर्मल बच्चे को डिस्करेज करते हुए उसके माँ बाप भी दिखाए गए हैं मेक्स द थीम ऑफ द सॉन्ग यूनिवर्सल। ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि ये जो हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल ट्रैजिक केस नहीं है। ऑलमोस्ट सबको ऐसा बिहेवियर अपने आसपास की एक पॉसिबिलिटी लग सकती है। यहाँ ईशान के फादर को सीक्रेट सुपरस्टार के फारूक की तरह कोई एक्सट्रीम बिहेवियर करके विलेनाइज नहीं कराया जा रहा, बल्कि द वेरी फैक्ट कि इन पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड हमें अपने आसपास का एक पॉसिबल केस लगता है मेक्स अस एज ऑडियंसेस फील एक्सट्रीमली शेमफुल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर घर का बाप नंद किशोर की तरह है, क्योंकि यू सी ये सेगमेंट जो हमें शेम या सेल्फ पिटी फील करा रहा है वो पर्सनल लेवल पे नहीं है, सोसाइटल यानी सामाजिक लेवल पे है। भले ही हमारे आसपास इन पेरेंट्स जैसा केस ना हो, बट स्टिल द फैक्ट कि बाकी सोसाइटी में ऐसे केस की कॉमननेस हमें बिलीवेबल लगती है मेक्स अस फील द शेम। अब इस पे ये सवाल आ सकता है कि अगर बात पेरेंट्स की थी तो ये इमोशंस हमने पहले हिस्से में क्यों नहीं फील किए। इसका जवाब यही है कि पहले हिस्से में सिर्फ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन दिखाई जा रही थी, बट दूसरे हिस्से में स्पेशली इस सीक्वेंस की बात करें तो गाने के कॉमेंट्री नेचर के थ्रू सिचुएशन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। इट्स लाइक पहले हिस्से में कहा जा रहा था कि ये देखो पेरेंट के एग्रेसिव नेचर ने इस बच्चे के साथ क्या किया, बट दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है कि ये देखो हमारे बीच किसी भी पेरेंट का ऐसा नेचर किसी भी बच्चे के लिए पनप सकता है। यानी बात अब सिर्फ एक मेंटली चैलेंज बच्चे या बच्चों की नहीं है जिन पे तरस खाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। रादर नाउ इट्स अबाउट द केयर एंड लव जो हर बच्चे को नसीब नहीं होता। यानी अब यहाँ हम सिंपैथाइज होके इमोशनल नहीं फील कर रहे हैं, बल्कि एम्पैथाइज होके कर रहे हैं। इसी सिंपैथी से एम्पैथी वाले ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, जहाँ पहले पिटी जैसे इमोशंस के थ्रू सिंपैथेटिक फीलिंग अचीव की जा रही थी, वहीं अब इस गाने के इस हिस्से में ये एम्पैथेटिक फीलिंग शेम, गिल्ट या इवन सेल्फ पिटी जैसे इमोशंस के थ्रू क्रिएट की जा रही है। एंड नोट करो कि इन इमोशंस को हम सिंपैथेटिक इमोशंस की तरह एज एन ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एज अ विक्टिम फील करते हैं। अगेन विक्टिम ऑफ नॉट ओनली द सिस्टम बट ऑल्सो द माइंडसेट। एंड ये सॉन्ग सिर्फ किसी स्पेसिफिकली चैलेंज ग्रुप पे तरस खाने को इसलिए नहीं कहता क्योंकि ओवरऑल यहाँ बच्चों और पेरेंट्स के बारे में बात की गई है। पहले मेंटली चैलेंज बच्चों के बारे में बात होती है, फिर उन बच्चों के बारे में जो पेरेंटल प्रेशर से गुजरते हैं, एंड देन उनके बारे में जो फाइनेंशियल प्रेशर से पीड़ित हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पेरेंटहुड पे भी कमेंट्री हो रही है। एक तरफ वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे भले ही उनके बच्चे लाइफ की रेस में पीछे रह जाएं। दूसरी तरफ वो पेरेंट्स हैं जिनका अपने बच्चों के टुवर्ड्स अफेक्शन इस बात से डिसाइड होता है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस किस हद तक पूरी कर रहे हैं। एंड तीसरी तरफ बच्चों के पास पेरेंट्स तो क्या अच्छी तरह पालने वाले गार्डियंस भी नहीं है। आई डोंट नो वेदर मैं बहुत ज्यादा घुस रहा हूँ कि नहीं, बट ये जो एक छोटा सा मोमेंट एक बेबी के साथ होता है मे बी ये हमें हर बच्चे की इनोसेंस रिमाइंड कराता है कि भले ही कैसे भी हो अल्टीमेटली बच्चों की इस इनोसेंस को नर्चर करना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। एंड शायद सॉन्ग की लिरिक्स भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करती हैं। सी एक तरफ इन मेंटली और फाइनेंशियली चैलेंज बच्चों की सिचुएशन है जो सबकॉन्शियसली हम जानते हैं हमें एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी, यानी पिटी एंड हेंस इमोशनल डिस्टेंस। और एक तरफ यूहान की सिचुएशन है जो सबकॉन्शियसली हमें अपनी रियलिटी में ज्यादा फीजिबल लगती है, यानी रिलेटेबिलिटी एंड हेंस नो इमोशनल डिस्टेंस। जब ये सीक्वेंस इन दोनों सिचुएशंस को गाने के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है तब हमें वही एम्पैथी इन चैलेंज बच्चों के लिए फील होने लगती है जो हमें अपनी सराउंडिंग के यूहान जैसे यूजुअल केस में फील होगी। यानी ये सॉन्ग जो लिरिकली एक कमेंट्री ही है बताता है कि ये सारी सिचुएशंस हर टाइप के बच्चे हमारी सोसाइटी का इक्वल हिस्सा हैं। तभी ये गाना हमें झटके से इमोशनल कर देता है क्योंकि यहाँ उस ट्रेजेडी को हमारी रियलिटी से जोड़ दिया गया है जिसे हम अभी तक एक स्पेशल केस मान के बस तरस खा रहे थे। ये चीज बीच बीच में ईशान की सिचुएशन पे इंटरकट करके भी अचीव हुई है। ओवरऑल बात करें तो अभी तक क्योंकि फिल्म सिर्फ ईशान के स्पेशल केस की बात कर रही थी इसलिए हम स्टोरी से सिर्फ सिंपैथाइज कर रहे थे, बट निकुम के आने के बाद वाले पोर्शन में हम स्टोरी से एम्पैथाइज करने लगते हैं। और ये सिर्फ टाइटल ट्रैक तक ही नहीं लिमिटेड है, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स तक फिल्म कभी ईशान के पर्सनल केस और कभी बच्चों के जनरल स्टेट के बीच बैक एंड फोर्थ करती रहती है। लाइक निकुम का ईशान के पेरेंट्स से बात करना, देन ईशान के बचपन की टेप, फिर निकुम का क्लास में डिस्लेक्सिक लेजेंड्स के बारे में लेक्चर देना, देन ईशान की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, एंड फिर ईशान के बाप को बच्चे पालने पर ज्ञान देना, देन क्लाइमैक्स तो ईशान का है ही। एंड कभी कभी तो ये स्विच एक ही सीन में होता है, जैसे निकुम की ईशान के पेरेंट्स के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो इनिशियली ईशान के टॉपिक से शुरू होती है। क्यों भेज दिया उसको?
बट कुछ देर बाद हर यूजुअल बच्चे के बारे में हो जाती है। क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। सिमिलरली निकुम का क्लासरूम सीन पहले ईशान पर सटली डायरेक्टेड होता है। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, एक लड़के की कहानी। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। फिर सडनली बच्चों को मोटिवेट करने वाले एक जनरल लेक्चर में तब्दील हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट। एंड देन वापस ईशान पे आ जाता है। रामशंकर निकुम। चले। क्या आप मेरे घर गए थे? सेम पैटर्न निकुम और ईशान के बाप की कॉन्वर्सेशन में भी है, जो शुरू तो पर्सनल नोट पे होती है। कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, पर एकदम से जनरल टोन पकड़ लेती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। सो इसी फिल्म एंड तक ऐसे बैक एंड फोर्थ करके, यानी ईशान की पर्सनल ट्रेजेडी और हर बच्चे के जनरल चैलेंजेस में ट्रांजिशन के थ्रू हमें पिटी से गिल्ट इमोशन या विक्टिमाइज फील करने पे मजबूर कर देती है, जिससे इमोशनल डिस्टेंस खत्म होने लगता है और हम फिल्म के एंड तक आते आते सिंपैथी से एम्पैथी पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईशान की कहानी से हमारा लगाव और पर्सनल हो जाता है एंड हेंस हम इमोशनल होने पे मजबूर हो जाते हैं। कमिंग टू सीक्रेट सुपरस्टार, शुरुआत में तारे ज़मीं पर की तरह ही हमें इंसिया के ट्रैजिक केस यानी उसके अब्बा की बेरहमी के थ्रू रुलाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो फारूक का इंसिया का गिटार तोड़ना हो या उसकी अम्मी को मारना। ये सब चीजें तारे ज़मीं पर की तरह ही हमारे मन में पिटी इमोशन के थ्रू एक सिंपैथेटिक अप्रोच प्रोवाइड करती हैं। ना हमें पता है कि सीक्रेट सुपरस्टार के केस में इस सिंपैथी को एम्पैथी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, बट सवाल ये है कैसे? यहाँ तारे ज़मीं पर की तरफ विक्टिम या गिल्ट इमोशन के थ्रू तो एम्पैथी नहीं अचीव की जा रही, इंस्टेड यहाँ पे ग्रैटिट्यूड यूज हो रहा है, यानी वो इमोशन जिसमें हम किसी के टुवर्ड्स ग्रेटफुल या आभारी फील करें। ना ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है, इसके लिए हमें इंसिया की जर्नी को समझना पड़ेगा। सी फिल्म इंसिया की जर्नी के सिर्फ उन मोमेंट्स को नहीं हाईलाइट करती जिसमें वो कुछ एक्शन ले रही है, बल्कि उन मोमेंट्स को भी हाईलाइट करती है जिसमें उसके आसपास के कैरेक्टर्स उसकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। लाइक इंसिया एक टैलेंटेड सिंगर होती है, यूट्यूब चैनल खोल के सेंसेशन बन जाती है, स्टूडियो में जाके गाना गाती है जिसके लिए एंड में उसे अवार्ड मिलता है। ये सब प्लॉट का वो हिस्सा है जहाँ इंसिया के एक्शन की वजह से चीजें हो रही हैं, बट इसके अलावा भी प्लॉट में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जहाँ इंसिया की जर्नी दूसरों के एक्शन की वजह से प्रोग्रेस कर रही है। अगर तुम लोग प्लॉट पे ध्यान दो तो you'll notice कि इट्स 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। इंसिया यूट्यूब चैनल खोलती है पर उसका लैपटॉप टूट जाता है, वो स्टूडियो पहुंचती है शक्ति कुमार से मदद मांगने, पर शक्ति और उसकी बनती नहीं। लॉयर से डिवोर्स की बात हो जाती है पर उसकी अम्मी राजी नहीं होती। तो बेसिकली ऐसी ही फिल्म में जब भी इंसिया के एक्शन की वजह से कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, और वो बुरा हमेशा इंसिया के आसपास के लोगों की वजह से फिक्स होता है। जैसे जब लैपटॉप टूटता है तो चिंतन इंसिया के चैनल पर वीडियोस अपलोड करने में हेल्प करता है, जब स्टूडियो में इंसिया गा नहीं पाती तो उसकी अम्मी का ओपिनियन काम आता है, जब शीना इंसिया का केस हैंडल करने को नहीं मानती तो शक्ति उसे कन्विंस करके उसकी फीस भी भर देता है, जब नजमा के डिवोर्स के लिए ना मानने की वजह से इंसिया का मूड खराब हो जाता है तो उसको अच्छा तब फील होता है जब उसे पता चलता है कि गुड्डू तब से उसके लैपटॉप को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। आई नो आधे लोग यहीं रोए होंगे। जब पूरी फैमिली सब कुछ छोड़ के सऊदी को निकलती है यानी इंसिया का सपना टूट जाता है तो उसकी अम्मी उसके लिए स्टैंड लेती है, एंड इवन एंड मोमेंट में भी जब वो अवार्ड नहीं जीतती तो मोनाली ठाकुर अपना अवार्ड उसे डेडिकेट कर देती है। सो इसी इन मोमेंट्स में हमें ग्रैटिट्यूड फील होता है। फिल्म में भी 2 सबसे हार्ट रेंचिंग इमोशनल मोमेंट्स में इंसिया यही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही होती है, एंड ये ग्रैटिट्यूड वाले इमोशन हमें इतनी स्ट्रांगली इसीलिए फील होता है क्योंकि इंसिया का कैरेक्टर इनहेरेंटली फ्लॉड है, यानी वो एक परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट नहीं है। आई मीन अगर उसका बर्ताव नोटिस करो तो उसने ऑलमोस्ट हर उस कैरेक्टर से बुरी तरह बिहेव किया है जो अल्टीमेटली उसकी हेल्प करता है, चाहे वो उसकी अम्मी से नोकझोंक हो, तुम बहुत स्टूपिड हो। चिंतन के टुवर्ड्स एटीट्यूड, तुझे समझ नहीं आता है क्योंकि तुझे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है ना? शक्ति को एक बुरा आदमी समझना हो, वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम जानती हो उसको? नहीं। तो कैसा पता कि अच्छा आदमी नहीं है? या अपने छोटे भाई को कुत्ते की तरह ट्रीट करना। मारो तुझे एक। ये सारी चीजें यही बताती हैं कि इंसिया को एक ग्रे शेड में प्रेजेंट किया गया है, और इस ग्रे शेड की वजह से ही हमें इंसिया की तरह और डीपली ये इमोशन फील होता है। क्योंकि सी अगर हम इनहेरेंटली अच्छे हैं और कोई हमारी हेल्प करे तो ऑफ कोर्स हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, बट अगर हमारे बेकार बिहेवियर के बावजूद कोई हेल्प करता है तो और डीपली ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि ऐसे केस में कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम इतनी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते हैं। सिमिलरली इंसिया के केस में भी उसका फ्लॉड नेचर यानी लोगों के टुवर्ड्स बुरा एटीट्यूड हमें ये ग्रैटिट्यूड और डीपली फील होने देता है।
साथ ही में ये भी देखो कि इंसिया की तरह हमारे मन में भी इन कैरेक्टर्स के टूवर्ड्स शुरुआत में एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है। लाइक शक्ति कुमार को शुरुआत से एक चीप आदमी दिखाया गया है, इंसिया को भी उस पर घिन आती है, इसलिए आगे चल के शक्ति का उसकी हेल्प करना बहुत अनएक्सपेक्टेड लगता है। सिमिलरली फिल्म के एक सीन में गुड्डू को उसकी बुराई छुप कर सुनते हुए दिखाया गया है। गुड्डू चाहिए ना उन्हें, गुड्डू को छोड़ देते हैं। जहाँ मोस्ट प्रोबेबली सबको यही लगता है कि ये पक्का अपना मुंह खोलेगा, इसलिए आगे चल के उसका इंसिया का लैपटॉप फिक्स करना बहुत अनएक्सपेक्टेड लगता है। इवन क्लाइमैक्स तक नजमा को फारूक की गलतियों पर पर्दा डालती हुई एक सरेंडरिंग वाइफ दिखाया है। बात बात पे तो तुम पे हाथ उठाते रहते हैं। अरे उनका गुस्सा खराब है। इसलिए क्लाइमैक्स में उसका फारूक के खिलाफ स्टैंड लेना बहुत अनएक्सपेक्टेड लगता है। तो ओवरऑल ये जो अनएक्सपेक्टेडनेस है ये हमें इंसिया की तरह इस बात की शेम फील कराती है कि हमने इन लोगों के बारे में कितना गलत सोचा था और ये कितने अच्छे निकले, जिससे अल्टीमेटली इन कैरेक्टर्स के टुवर्ड्स फील होने वाला ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है। अच्छा, इन कैरेक्टर्स का जो ड्रास्टिक ट्रांजिशन है जो ये अनएक्सपेक्टेडनेस प्रोवाइड करता है ये अचानक से नहीं होता, इसके पीछे का भी एक रीजन है। इंसिया के आसपास के लगभग सभी कैरेक्टर्स जो अपना इनहेरेंट नेचर बदल के उसकी हेल्प करते हैं उनको इंसिया ने ही इंस्पायर किया होता है। चाहे वो शक्ति कुमार हो, आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी और मेरी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी। नजमा हो, वो हमारी सीट है। या इवन मोनाली ठाकुर। जिसकी आवाज के सामने मेरी आवाज थोड़ी सी फीकी पड़ गई। गुड्डू को भी मोस्ट प्रोबेबली इंसिया के लैपटॉप की अहमियत उसके सिंगिंग ड्रीम को समझ के ही आई होगी। क्या करते हो गुड्डू? यानी अल्टीमेटली शक्ति की बात सच निकली। टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते हैं अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से जिन लोगों को इंसिया उतना रिस्पेक्ट नहीं करती थी उनसे लेकर उन लोगों तक जिनको वो इमेंस रिस्पेक्ट करती थी, सबने ही उसके टैलेंट से इंस्पायर होकर उसको बढ़ावा दिया, जिससे अल्टीमेटली उनके टुवर्ड्स हमको इंसिया की तरह ही ग्रेटिट्यूड फील होता है। एंड हेंस अगेन पर्सनल से जनरल ट्रांजिशन के थ्रू हम एज ऑडियंस से स्टोरी के टुवर्ड्स सिंपैथाइज से एम्पैथाइज करने लगते हैं। वैसे तो मैं अभी तक दोनों फिल्मों की ओवरऑल एस्पेक्ट में बात कर रहा था। पर्सनली बात करूँ तो आई डोंट नो तुम में से कितनों ने ऐसा फील किया होगा, बट इन दोनों सीन्स ने मुझे अंदर से काफी इमोशनल किया था। कहीं ना कहीं ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मैं इसका जवाब जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों ये दोनों सीन्स हमें इमोशनल करते हैं। एक्चुअली अगर इन सीन्स को क्लोजली देखो तो काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। इन दोनों सीन्स में हमारे प्रोटैगनिस्ट के टैलेंट को पूरी दुनिया पहली बार रियलाइज करती है। ईशान के केस में तो बात क्लियर समझ आ रही होगी। पूरे टाइम दुनिया के तरीके सीखने में बुरी तरह फेल हुआ ईशान जब दुनिया को फाइनली अपना नजरिया दिखाता है तो सब लोग उसके फैन हो जाते हैं। बट इंसिया के केस में तो उसके चैनल पे पहले ही इतने व्यूज आ चुके थे, तो टेक्निकली इस मोमेंट में दुनिया उसका टैलेंट पहली बार थोड़ी पहचानती है, राइट? रॉन्ग। पहली बात तो यूट्यूब पे इतनी जल्दी किसी को व्यूज नहीं मिलते ना, मेहनत करने वाले यूट्यूबर्स को तो कतई नहीं। सालों सब्सक्राइब कर लो वरना मुझे भी इसकी तरह चैनल डिलीट करना पड़ेगा। एनीवेज, सिर्फ फिल्मों में नंबर्स, डिजिट्स, इन सबसे ज्यादा ह्यूमन रिएक्शंस की वैल्यू होती है। साइंटिफिकली भी हमारा दिमाग कैरेक्टर्स के रिएक्शन से ज्यादा इफेक्ट होता है। दैट्स द रीजन बहुत सी फिल्मों में कुछ भी ड्रामेटिक होने पर हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं। हाँ, ज्यादा करने पर तो ऑब्वियसली पोपर्टी हो जाएगा, पर अगर इफेक्टिवली यूज हो तो इस सीन जैसा रिजल्ट मिल सकता है। और ये सीन इंसिया के टैलेंट का पहला रिकॉग्निशन इसलिए है क्योंकि उन यूट्यूब नंबर से ज्यादा हमें तब एक इमोशनल डेप्थ फील होती है जब प्रोटैगनिस्ट के आसपास का कोई कैरेक्टर उसकी आर्ट को रिकॉग्नाइज करे। एंड नोट करो कि इस सीन तक इवन नजमा को इंसिया के गाने पर रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखाया है। वो चीज तो अल्टीमेटली क्लाइमैक्स के पहले होती है। हाँ, उसने सीक्रेट सुपरस्टार के व्यूज देखे हैं पर इस सीन तक उसका गाना नहीं सुना, या एटलीस्ट उसका रिएक्शन फिल्म ने तो नहीं दिखाया। प्लस अभी तक इंसिया के सारे गानों में सोलली उसकी बात पर फोकस किया गया है, ना कि रिएक्शंस पे। मैं कौन हूँ में उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक ड्रीम सीक्वेंस के थ्रू दिखाया है और मेरी प्यारी अम्मी में उसकी और नजमा की मेमोरीज पर फोकस किया गया है। तो अल्टीमेटली हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि नजदे फिरा में पहली बार इंसिया के आसपास के किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर्स का उसके गाने पर रिएक्शन कैप्चर किया है। ये भी नोटिस करो कि मैं कौन हूँ और मेरी प्यारी अम्मी की लिरिक्स इस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट नजदे फिरा की नहीं। हाँ, गाना शक्ति कुमार का था, बट फिल्म चाहे तो लिरिक्स इंसिया की फीलिंग से कोइंसिडेंटली सिमिलर बना सकती थी। यू नो, क्रिएटिव लिबर्टी। मे बी इस सॉन्ग का थीम इंसिया से इसलिए नहीं जोड़ा गया ताकि गाने की बात से ज्यादा फोकस गाने के थ्रू हो रहे जादू पर रहे। तो ये दोनों सीन्स शायद इसीलिए इमोशनल लगते हैं क्योंकि इनमें उस मैजिक को कैप्चर किया गया है जो किसी की आर्ट क्रिएट कर सकती है। अच्छा, अगर तारे ज़मीं पर और सीक्रेट सुपरस्टार का क्लाइमैक्स नोट करो तो वो भी सिमिलर लाइंस पे चल के ये समझा देता है कि दोनों फिल्मों में एक माइनर डिफरेंस क्या है। इसको म्यूजिक के थ्रू समझो। फिल्म में ईशान का थीम उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन स्पेसिफिकली जिन सीन्स में ये थीम यूज होता है उसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो। सिमिलरली सीक्रेट सुपरस्टार में मैं कौन हूँ इंसिया की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है।
दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स पॉइंट को इन्हीं दोनों थीम से शुरू किया गया है, यानी उस पॉइंट पे जब दोनों कैरेक्टर्स मेटाफोरिकली दुनिया के सामने अपना असली रूप प्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी तरफ तारे ज़मीं पर का थीम निकुम का बच्चों के टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर तुम सॉन्ग के लिरिक्स को समझो तो एक लौता कैरेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिरिक्स मैच होती है वो निकुम ही है। जैसे मेरी माँ गाना सिर्फ बैकग्राउंड में बजता है बट स्टिल हमें मालूम है कि वो ईशान की फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहा है, वैसे ही तारे ज़मीं पर का टाइटल ट्रैक ऑल्दो एक कमेंट्री है बट स्टिल द फैक्ट कि पूरे गाने में एक लौता कैरेक्टर जिसपे एक कमेंट्री नहीं हो रही है वो निकुम भी है, प्रूव्स दैट कि इट्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली बच्चों को एक काइंड वे में ट्रीट करने को कहता है, दैट इज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यानी अल्टीमेटली गिल्ट वाला इमोशन सिंबलाइज करता है। सिमिलरली मेरी प्यारी अम्मी का थीम इंसिया का नजमा के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात सुनो, पासपोर्ट और सामान वगैरह सब वहाँ पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा इनसे अब ये देखो कि क्लाइमैक्स में जब दोनों कैरेक्टर्स के पर्सनल थीम्स के जरिए उनका दुनिया के सामने आना हो जाता है तब कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक इन दोनों थीम्स में ट्रांजिशन करता है। तारे ज़मीं पर में ये विदाउट एनी डायलॉग एक सटल वे में होता है। यानी एक तरह से इस थीम के जरिए इस मोमेंट में हमें निकुम का बच्चों वाला मैसेज फील कराया जा रहा है कि अगर एनकरेज किया जाए तो ईशान जैसा बच्चा भी इस मुकाम पे पहुंच सकता है। सीक्रेट सुपरस्टार में नोटिस करो कि मेरी प्यारी अम्मी वाला थीम कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है जब इनसे अपनी अम्मी के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही होती है। अम्मी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो। यानी यहाँ पे इस मूवी का ये मैसेज फील कराया जाता है कि कैसे हमें अपनी लाइफ के सीक्रेट सुपरस्टार्स का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अल्टीमेटली हमें अपने सपनों तक पहुँचाते हैं। सो यू सी कैसे दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स में प्रोटैगनिस्ट के पर्सनल इमोशन को हाईलाइट करके एक जनरल मैसेज में ट्रांजिशन किया गया है। एंड जैसा मैंने शुरू में कहा था दोनों फिल्मों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में ऐसे बच्चों की कहानी बताई है जिनकी जर्नी में हर्डल्स होने के बावजूद दूसरों की मदद से उन्होंने अल्टीमेटली अपना ट्रू पोटेंशियल क्रैक किया। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि तारे ज़मीं पर मदद करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है इसलिए गिल्ट इमोशन क्रैक करती है, वहीं सीक्रेट सुपरस्टार मदद लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है इसलिए ग्रैटिट्यूड इमोशन क्रैक करती है।